नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों देश को एक नए थल सेना प्रमुख मिल गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी होंगे जो सेना प्रमुख की कमान संभालेंगे और अब वे मनोज मुकुंद नरवणे जी की जगह लेने वाले हैं। वे देश के 29वें थल सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को अगले सेना प्रमुख के नाम पर नियुक्त करने का फैसला किया है। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्होंने दिसंबर 1962 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वीएस पठानिया ने ओखा में हॉवरपोर्ट का उद्घाटन किया है और वाडनेर में तटरक्षक जेटी आधारशिला रखी है। ये दोनों ही स्थान गुजरात के द्वारका जिले में है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि इस अवधि के दौरान उन्होंने तटरक्षक स्टेशन वाडनेर का भी दौरा किया। कहा जा रहा है कि अपने दौरे के दौरान पठानिया जी ने इकाइयों की अभियान चलाने की तैयारियों की समीक्षा की और तटरक्षक बल के कर्मचारियों के साथ बातचीत की। चीन को अब आड़े हाथों लेने का वक्त आ गया। लगातार अपडेट्स आ रही हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कभी वो टावर्स लगा रहा है तो कभी पुल बना रहा है, तो अब वो लगातार अपने यूएवी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है एलएसी पर। और खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन अपने इन यूएवीज यानी कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल निगरानी और टोही के लिए कर रहा है और उसने अपने यूएवी की संख्या को बढ़ा दिया है सीमा पर। इसके अलावा एक बात और पता चली है कि चीन एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से अपने इन उड़ान परीक्षणों को आयोजित कर रहा है ताकि वो एक व्यापक निगरानी रख सके। इसके अलावा कई स्थानों पर और विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के विपरीत सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावी कवरेज करने के लिए उसने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दोस्तों इसके अलावा मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि चीन ने क्वाडकाप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जिससे कि वो अपने तैनात सैन्य कर्मियों तक रसद को पहुंचा सके। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चीन अब विदेशी मूल के सेटफोन संचार पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है और स्वदेशी रूप से निर्मित तियानटोंग सैटेलाइट संचार प्रणाली का इस्तेमाल को वो बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा इनपुट्स ये भी मिले हैं कि चीन ने अपने इस स्वदेशी निर्मित सैटेलाइट यानी कि तियानटोंग सैटेलाइट संचार प्रणाली का इस्तेमाल अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास करना शुरू कर दिया है। हालांकि तनाव दोनों देशों के बीच में अभी भी बराबर का बना हुआ है, लेकिन चाइना और भारत के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन भारत ने क्या किया है वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। भारत ने अपने बुनियादी ढांचे रनवे को बड़े पैमाने पर वहां पर तैयार कर लिया है। इसके अलावा कई तरीके की सपोर्ट सुविधाओं का भी निर्माण किया जा रहा है। खुद भारत कह रहा है कि एलएसी पर चीन की यूएवी गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन उन पर कड़ी नजर रखी गई है और इनका मुकाबला करने के लिए सेना और वायुसेना ने खुद के यूएवी बेड़े को भी वहां पर बढ़ाना शुरू कर दिया है और जो मौजूदा लिस्ट है इन ड्रोन्स की उन्हें भी अपग्रेड किया जा रहा है और अतिरिक्त जो खरीद है ड्रोन्स की वो अभी पाइपलाइन में है, जिसमें कि यूएस से हमने प्रीडेटर ड्रोन्स जो कि सशस्त्र हैं उन्हें खरीदना भी है। दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन में जो कि जून में होने वाला है उसमें भारत चीन की मेजबानी करने वाले कार्यक्रम में शामिल होगा और यही वजह थी कि चीन का विदेश मंत्री भारत पर आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनाने के लिए कि वे ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बने। और अब ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जा सकते हैं ब्रिक्स सम्मेलन में, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, वो भी तब जब दोनों देशों के बीच में इस वक्त एक तनातनी बनी हुई है। जब तक सीमा समझौता नहीं हो जाता है या फिर किसी भी तरीके की निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाता है तो प्रधानमंत्री जी को वहां नहीं जाना चाहिए। इससे देश पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। माना यह जा रहा है कि इससे आर्थिक हित और ज्यादा उन्नत होंगे और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे कैसे हम कर सकते हैं? भारत और चीन के बीच में तो व्यापार में काफी कटौती हुई है। इसके अलावा भारत ने तो काफी सारी चीनी ऐप्स पर भी बैन लगाया। लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा, लापरवाही हो सकती है, क्योंकि चीन को इस वक्त सबसे ज्यादा बेइज्जती का डर इसी बात का लग रहा था कि अगर भारत ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं पहुंचता है तो उसकी किरकिरी हो जाएगी। दोस्तों और मैं आपको बता दूं कि चीन की चालाकी उस समय भी सामने आई थी जब डोकलाम विवाद हुआ था और उसने ब्रिक्स सम्मेलन की वजह से फटाफट से वहां से अपनी सेना पीछे हटा दी थी। तब जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था। लेकिन अब इस तरीके की स्थिति का दोबारा से होना और ऐसे में कोई समझौता ना होने के बाद अगर हम वहां पहुंचते हैं तो वाकई में यह हमारे लिए एक झटका होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। कहा यह जा रहा है कि पुलवामा जिले के काकापुरा रेलवे स्टेशन के पास में टी स्टॉल पर चाय पी रहे एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों पर अचानक से इन आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 जवान बलिदान हो गए जबकि एक घायल हो गया। सोचिए दोस्तों किस तरीके से इन्होंने पीछे से हमला किया होगा, ये 100% श्योर है। सामने तो इनकी हिम्मत या औकात नहीं होती है, लेकिन हमारे 2 जवानों का बलिदान हो गया। बता दें कि आतंकी हमला करने के बाद ये भाग गए वहां से। हालांकि तलाशी अभियान शुरू हो चुका है इन्हें पकड़ने के लिए। इन आतंकियों को दोस्तों इसी तरीके से मार करके उल्टा लटकाना होगा लाल चौक पर, ताकि बाकी के जो आतंकी बनने की कोशिश कर रहे हैं या
हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, उनको संदेश भेजा जा सके। हालांकि सेना समय समय पर ऐसे ऑपरेशंस करती आई है। दोस्तों अगली खबर सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम को लेकर आ रही है, जिसे कि SPAD-GMS कहा जाता है। दरअसल भारत ने 2020 में दक्षिण कोरिया की कंपनी हानवा से K-30BO की जो प्लानिंग थी, जिन्हें खरीदना था, उसे रद्द कर दिया था। अब रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम को भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत बनाया जाएगा, जिससे विदेशी भंडार में लगभग $2.5 बिलियन की बचत होगी। अब ये कहा जा रहा है कि DRDO और L&T के द्वारा जो लाइट टैंक बनाया जा रहा है, उसी के आधार पर एक नया सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम बनाया जाएगा और इसे भी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट तैयार करेगी, जो कि 30 टन के सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम को तैयार करेगी। बता दें कि इसका 2 और 4 30 mm का डुअल बैरल ऑटो कैनन गन होगी, जो कि इसका सबसे प्रमुख हथियार होगा। और इसका जो दूसरा हथियार होगा, यानी कि सेकेंडरी आर्मामेंट होगा इस सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम का, वो होगा DRDO के द्वारा बनी मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम। और साथ ही इसमें 3D रडार को भी लगाया जाएगा, जो कि छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स, खास करके ड्रोन्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। और DRDO ने अब भारतीय सेना के अधिकारियों से बातचीत करनी शुरू कर दी है कि उनकी जरूरतें क्या है। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना शुरू में सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम के 104 यूनिटें खरीदेंगी, जिन्हें के बाद में बढ़ाया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि DRDO और L&T जिस लाइट टैंक पर काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर इसे तैयार किया जाएगा। और DRDO को लाइट टैंक 2023 में इसका प्रोटोटाइप सामने आएगा और उसके बाद तुरंत सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम पर काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों वायु एरोस्पेस ने अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल की तस्वीरें जारी की है, जो ये बताती है कि अस्त्रा मिसाइल के लॉन्चर पर 2X बैंड डेटा लिंक कंटेनर्स को इंटीग्रेट किया गया है। बता दें कि ये लॉन्चर अस्त्रा मार्क 1 को लॉन्च करने के बाद ये 2X डेटा लिंक कंटेनर्स डायरेक्शनल डेटा लिंक को Su-30 और अस्त्रा मिसाइल के बीच स्थापित करेंगे। साथ ही 2-वे डेटा लिंक का मतलब ये भी है कि टारगेट की पूरी जानकारी दूसरे एयरक्राफ्ट या फिर अवाक्स प्लेटफॉर्म तक भी पहुंचाई जा सकती है। दोस्तों तेजस मार्क 2 की असेंबली पर तेजी से काम हो रहा है और अब इसके फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर का वैलिडेशन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहले प्रोटोटाइप का रोल आउट 2023 में होगा और तेजस मार्क 2 का लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल अगस्त 2023 में किया जाएगा और इसकी पहली फ्लाइट दिसंबर 2024 में आयोजित की जाएगी। और HAL इसके करीबन यानी कि तेजस मार्क 2 के 5 प्रोटोटाइप बनाने का प्लान कर रहा है, जिसका इस्तेमाल इस फाइटर जेट के विकास और ट्रायल्स के लिए किया जाएगा और उसके बाद 2029 में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। दोस्तों AMCA पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारत के 5.5 जनरेशन वाले AMCA के सैनिटेटेड पैनल्स के फैब्रिकेशन पर काम शुरू हो गया है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग प्रकार से दरवाजों को खोलने के लिए किया जाएगा, जैसे कि मेंटेनेंस एक्सेस पैनल और एयरक्राफ्ट के हाइड्रोलिक सिस्टम पॉड्स। बता दें कि ये फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में मदद करेंगे। सैनिटेटेड पैनल अक्टूबर 2022 तक फैब्रिकेट हो जाएंगे। इसके बाद इसका रडार क्रॉस सेक्शन टेस्टिंग की जाएगी। सैनिटेटेड पैनल्स को एयरक्राफ्ट के टेलिंग एज पर लगाया जाएगा, जिससे कि AMCA फाइटर जेट की लिफ्ट और ड्रैग विशेषताओं में एक बड़ा बदलाव होगा। दोस्तों अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने अपनी बुजदिली का संकेत देते हुए एयर स्ट्राइक की, जिसपे करीबन 47 लोगों की जान चली गई। और पाकिस्तानियों के तेज दिमाग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिना किसी जानकारी के उन्होंने वजीरिस्तान में जो शरणार्थी थे उनके कैंपों पर हवाई हमले कर दिए और अब अफगानिस्तान के भीतर आग सुलग रही है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद अब अफगान के लोगों में भारी आक्रोश है। वे अफगानिस्तान की संप्रभुता पर इसे हमला मान रहे हैं और खुद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने हमले को अत्याचारी बताते हुए चेतावनी दी है कि कोई भी देश हमारी भावनाओं को ना भड़काए। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अपने पूरे इतिहास में अफगानों ने साबित किया है कि वे किसी भी हमले का जवाब दिए बिना कभी नहीं रहते और पूरी तरीके से तिलमिला चुका है अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान क्या बोले कि तालिबानियों की सरकार है वहाँ पर, लेकिन ये तालिबानी अब कह रहे हैं कि उनकी धैर्य की परीक्षा खत्म हो चुकी है और दोबारा अगर ऐसी हरकतें हुई तो पाकिस्तान को इसके बुरे से बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।